आप सभी का फिर से स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। जी हाँ, आज का ये नया वीडियो फिजिक्स का नया चैप्टर लेकर आया है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे गति गति के नियम, जो फिजिक्स क्लास 11 का है। ओके, इस चैप्टर को फुल चैप्टर यहाँ पर कवर किया जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह क्लियर एवं वो सभी कॉन्सेप्ट आपको फील हो जाएंगे, ऐसा आपको बताया जाएगा। दोस्तों, आपको पता है सभी टॉपिक्स वाइज हम आपको इस वीडियो में ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न भी दोस्तों कराए जाएंगे दोस्तों। और आपको पता है हर चैप्टर के हर वीडियो में दोस्तों जो भी हम बताएंगे उसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर। और आपको पता है हर चैप्टर के एंड में दोस्तों हम आपको उस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी कराते हैं। अगर आपका एक नंबर भी रह जाए ना, वो भी आपका क्लियर हो जाए और आप दोस्तों फिजिक्स का जो आपका गोल है 100 आउट ऑफ 100 ये आप अचीव करो। एक ही वीडियो में बनाने वाले थे, लेकिन हमारा ये जो वीडियो हम जिसपे शूट कर रहे हैं मोबाइल वो दोस्तों सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसमें स्टोरेज नहीं था। लेकिन हाँ, हमें पता है आप अगर सपोर्ट करोगे तो दोस्तों को लाइक करके सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करोगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो और आपके सपोर्ट से ही ये सभी चीजें भी आप चेंज हो जाएंगी। ओके, कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, इसी में घर्षण बल भी है, इसी में गति का नियम है, पूरी संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, एफवीडी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये सभी चीजें सिखाएंगे। तो चैप्टर का कुछ ज्यादा ही पार्ट्स हो जाएंगे, यानी कि 5 चैप्टर में लगभग चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और आज की इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के तीनों नियमों को उदाहरण सहित आपको दोस्तों समझाएंगे। एनिमेशन इमेज थ्रू हम आपको समझाएंगे, अच्छे से इमेजेस हमने आपके लिए बनाई है, उसके थ्रू हम आपको सभी गति के नियमों को आपको क्लियर कर देंगे। और इसी वीडियो में दोस्तों हम आपको जड़त्व तो है, जड़त्व के तीनों नियम को समझाएंगे, संवेग बताएंगे एवं आवेग बताएंगे। और आवेग एवं गति के तीसरे नियम से संबंधित दोस्तों न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बनते हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी हम आपको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। न्यूटन के तीनों नियम आज हम आपको फील करा देंगे। कोचिंग में तो ये रटा दिया जाता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, लेकिन बट ये नहीं बताते कि वाई क्यों एफ बराबर संवेग परिवर्तन की दर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कुछ यूनिट जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं गैलीलियो का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसे पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि दोस्तों अगर आपको न्यूटन के नियमों को अच्छे समझना है, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, फील करना है न्यूटन को नियमों को, तो आपको गैलीलियो का प्रयोग जो उन्होंने किया, जो उन्होंने बताया, उसे समझना पड़ेगा। आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या प्रयोग किया, अच्छे समझाएंगे, बस आपको समझना है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। तो गैलीलियो ने जो प्रयोग किया था उसे समझ लेते हैं। इन्होंने दोस्तों अपने प्रयोग में क्या बताया था, तो दोस्तों इन्होंने एक प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया, द्विआना समतल पर प्रयोग किया। द्विआना समतल का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से क्या हो, समतल जो है वो झुका हुआ हो। एक इधर से भी दोस्तों, इधर से भी झुका हुआ है, एक इधर से भी झुका हुआ है ये समतल, तो ये द्विआना समतल हो गया। एक तरफ से दोस्तों झुका होता तो ये एक आना समतल होता। तो द्विआना समतल में कैसा समतल हो गया, इस तरह का दोनों तरफ से जो झुका है ऐसा समतल। तो द्विआना समतल पे इन्होंने क्या किया दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि इन्होंने क्या किया, ये समझने वाली मेन बात है। तो इन्होंने क्या किया, जो पहला समतल है झुका हुआ, वहां से क्या किया, एक बॉल क्या किया उन्होंने नीचे की ओर सरका दिया, नीचे की ओर फेंक दिया इस तरह। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो, तो ये बॉल जैसे ही नीचे की ओर आया तो ये तब तक बॉल जाता रहा, यहाँ पे पहुंचने के बाद बॉल रुक गया। और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या देखा कि बॉल दोस्तों उन्होंने यहां से फेंका और बॉल दोस्तों यहां पर पहुंचा। यहां पर पहुंचने के बाद बॉल रुक गया। दोस्तों उन्होंने यहां पर एक बात नोटिस की कि उन्होंने जिस ऊंचाई से दोस्तों उन्होंने बॉल फेंका, बॉल जाकर वापस दोस्तों उतनी ही ऊंचाई पर जाकर रुकी। यहां पर भी बॉल जितनी ऊंचाई से फेंका गया था उतनी ही ऊंचाई पर जाकर दोस्तों ये बॉल रुकी है। ओके, तो उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने कहा कि चलिए हो सकता है ऐसा। लेकिन इन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए एक और प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया कि जो दूसरा समतल था वो थोड़ा सा और भी झुका दिया। इतना झुका हुआ था पहले, अब उसे और थोड़ा झुका दिया, यहां तक उसे झुका दिया। ओके, तो जब उसके बाद भी देखा कि क्या ऐसा दोबारा होता है कि जितनी ऊंचाई से हम बॉल को फेंक रहे हैं वापस बॉल उतनी ही ऊंचाई पर जाकर रुकी, तो उन्होंने दोबारा बॉल को दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो यहां से फेंका और ये बॉल दोस्तों फेंकने के बाद दोबारा यहां पर जाकर पहुंची यहां पर। तो फिर उन्होंने दोस्तों हाइट नापी कि जितनी ऊंचाई से फेंका क्या उतनी ऊंचाई पर पहुंची है। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ बॉल को जितनी ऊंचाई से दोबारा फेंका वापस वो उतनी ही ऊंचाई पर जाकर रुकी है। ओके, आपको बता दें दोस्तों ये जो तल है यहाँ पर दोस्तों जो फ्रिक्शन उन्होंने क्या कर दिया था, जो घर्षण बल क्या था उसे जीरो कर दिया था। यहाँ पर बिल्कुल भी घर्षण बल नहीं लग रहा था, तब दोस्तों ऐसा उन्हें देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल कर हमें बताया कि यहाँ पर किसी भी वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो वो अपने ऊंचाई पर अपनी ऊंचाई प्राप्त करना चाहती है। वो अपनी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद वो क्या कर सकती है, रुक जाती है। जैसे यहाँ पर बॉल दोस्तों अपनी ऊंचाई जब प्राप्त कर लिया तो वहां पर रुक गया, यहाँ पर भी बॉल अपनी ऊंचाई जब प्राप्त कर लिया तो दोस्तों वो रुक गया। लेकिन क्या हो अगर दोस्तों यहाँ पर समतल क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया जाए। और उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर जो ढाल है वो बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, यानी बिल्कुल सीधा कर दिया जाए, तो बॉल तो उतनी ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं पाएंगी जहां से वो फेंकी गई है। तो बॉल क्या करेगी, सीधे चलती जाएगी। और ये चलती कब जाएगी, जब दोस्तों फ्रिक्शन हमारा दोस्तों क्या हो, दोस्तों जो घर्षण बल हो एफ हमारा जीरो लग रहा हो। तो यहां से उन्होंने यही बताया कि अगर घर्षण बल बिल्कुल ही शून्य है,
घर्षण बल है ही नहीं, तो अगर वस्तु गति कर रही है तो वो हमेशा गति करती रहेगी। ये बात दोस्तों उन्होंने नहीं बताई थी कि अगर घर्षण बल अगर नहीं हो कहीं पर तो वस्तु क्या करे, गति ही करती जाएगी, रुकेगी नहीं कभी। ओके, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बताया, दो प्रयोग किए दोस्तों। ये बॉल क्या था, जहाँ पर फेंका गया वहीं पर जाकर रुका, लेकिन अगर दोस्तों इस तल को बिल्कुल सीधा कर दिया जाए तो ये वस्तु अपनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाएगी और दोस्तों वो हमेशा गति करती रहेगी, आगे तक बढ़ती ही रहेगी। उसे अपनी ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं होगी, ना कभी ऊंचाई प्राप्त होगी, ना कभी वस्तु रुकेगी। ऐसा कब होगा, जब घर्षण बल होगा। लेकिन सामान्य स्थिति में दोस्तों हमारे जहां भी बॉल गति करती है तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है, वहां पर घर्षण बल होता है इसीलिए रुक जाती है। लेकिन घर्षण बल नहीं होगा तो दोस्तों हमारी बॉल गति करती रह जाएगी गैलीलियो के प्रयोग के अनुसार। ओके, और दोस्तों ये बात उन्होंने बताई गैलीलियो ने। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जड़त्व का नियम कुछ दिया, और उसी जड़त्व का नियम को दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं। जड़त्व का नियम क्या है इसे समझेंगे, और ये किसने दिया, गैलीलियो ने ही बताया जड़त्व के नियम को। आइए देखते हैं जड़त्व का नियम, इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं इसे। ओके, जड़त्व का सिंपल सा अर्थ यही होता है दोस्तों, अपरिवर्तनीयता। ओके, आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आज हम यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर इस तरह हम आपको बता रहे हैं, वैसे कॉपी में हमको नहीं बता रहे, इसलिए बता रहे दोस्तों इस पर, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है दोस्तों, न्यूटन के तीनों नियम आज हम आपको फील करा देंगे। आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे न्यूटन के नियम के बारे में, आपको रट्टा बिल्कुल ही नहीं मारा पड़ेगा। आपको जो रटा दिया जाता है F बराबर ma, ये सब कैसे है, F हमारा ma एवं संवेग परिवर्तन में कैसे बराबर है, ये सभी चीजें आज आपको फील करा दी जाएंगी। इसलिए हम आज आपके लिए ये स्क्रीन पर बता रहे हैं, जिससे आपको कुछ एनिमेशन के थ्रू भी समझाया जाए। ओके, तो इसका एंजॉय लीजिए। आप देखते हैं, आप हम घर्षण बल क्या है, जल्दी से न्यूटन के नियम को फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। घर्षण बल, इनर्शिया का मतलब हमने आपको बता दिया अपरिवर्तनीयता, यानी बदलाव का विरोध। मतलब यही होता है सिंपली कि आप ये जान लीजिए जड़त्व का मतलब क्या होता है, वस्तु बदलाव का विरोध करती है। अब गति का बदलाव हो सकता है, उसका विरोध करें, या विराम का विरोध करें, या अपनी जिस दिशा में वह गति करी उसका विरोध करें, बस वो विरोध करेगी जहां पर जड़त्व होगा। ओके, तो जड़त्व का एक डिफिनेशन आप देख सकते हो कि प्रत्येक वस्तु अगर विराम में है या गति की अवस्था में है तो वह उसी में बनी रहना चाहती है। वो अपनी अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है या बदलाव का विरोध करती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पर विराम है, यहाँ पर गति है, तो इसे 2-3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है जड़त्व को अलग अलग। ओके, तो ये कितनी कैटेगरी में विभाजित किया गया है दोस्तों, 3 प्रकार में जड़त्व को विभाजित कर दिया गया है। ये तीनों में पहला है हमारा दोस्तों विराम का जड़त्व, जैसा अभी हमने आपको बताया, गति का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व। ओके, इस जड़त्व लग गया तो इसका मतलब है कि विराम अवस्था में विरोध करेगी, गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी, दिशा में होने वाले जिस दिशा में वो गति कर रही है उस दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। जड़त्व का मतलब यही है। तो यहाँ से दोस्तों आपको तीनों का डिफिनेशन भी याद करना नहीं पड़ेगा, जड़त्व देखकर आप ये बता देंगे कि अगर जड़त्व लग गया तो इसका मतलब वो उस अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करेगी। यानी विराम का जड़त्व का परिभाषा क्या हो जाएगा, वस्तु का वह गुण जिससे वह अपने विराम अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। ओके, अब दोस्तों इसका कुछ उदाहरण देते हैं कि हम आपको बताते हैं ऐसा रियल में होता है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, विराम का जड़ तो आपने अपने लाइफ में कितनी जगह देखा होगा। पहला उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों कि किसी गिलास पर रख के गत्ते को अचानक हटा देने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। ऐसा आपने किया होगा शायद कि जब भी गिलास के ऊपर ये गत्ता रखा हुआ है दफ्ती का, ओके, और इसी गत्ते के ऊपर क्या है दोस्तों, सिक्का रखा हुआ है, और अब गत्ते को झटके से दोस्तों खींचेंगे, गत्ते को झटके से आप खींचेंगे, अचानक हटाएंगे गत्ते को, तो ये सिक्का दोस्तों वहीं पर रहेगा, सिक्का नहीं रहेगा, केवल गत्ता हटेगा, और सिक्का जब उसको नहीं मिलेगा, गत्ता नहीं रहेगा, तो वो डायरेक्ट क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा गिलास के अंदर। ये क्यों हुआ दोस्तों, ये विराम की जड़त्व के ही कारण हुआ। क्यों, क्या क्या है दोस्तों, विराम अवस्था में है, और दोस्तों जब ये गत्ता को खींचा जा रहा है तो ये सिक्का उस गत्ते के साथ क्यों नहीं जा रहा है, विराम की जड़त्व के कारण, क्योंकि ये अपने विराम अवस्था में ही रहना चाहता है और अपने इस विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है और वहीं पर रहता है, वो आगे नहीं जाता है। इसी कारण दोस्तों वो सिक्का नीचे गिलास में चल जाता है, और दोस्तों हमें इस तरह सिक्का नीचे गिलास में मिलता है। ओके, तो ये विराम की जड़त्व के कारण होता है। कुछ और उदाहरण भी आपके सामने देखा है, जी हाँ दिखाते हैं आपको। तो कॉमन एग्जांपल है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये दोस्तों जो हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं उसके साथ ना हुआ हो। आप दोस्तों जब भी बस में यात्रा करते हो, ओके, बस क्या करती है, मान लो आप बस में यहाँ पर बैठ गए हो, ओके, जैसे ही बस अचानक चली तो आप पीछे की ओर झुकते हो कि नहीं। बस दोस्तों अचानक जब चलने लगेगी, अचानक झटके से चलने लगे, तो आप इस तरह नहीं, इस तरह दोस्तों आप झुक जाते होगे, या कभी कभी अगर आप कोई व्यक्ति खड़ा है, अचानक बस दोस्तों चला, तो वो व्यक्ति दोस्तों गिर भी जाता होगा। यहाँ पर आप तो झुके हो क्योंकि आप बैठे हो, तो अचानक जब बस चलता है तो हम पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है,
आज हमको पता चला, जी हम विराम की जरूरतों के कारण ही दोस्तों पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक गए आपको पता है? हम विरामावस्था में यहाँ पर थे, अब बस भैया गति की अवस्था में अचानक जा रहा है। हम तो भाई विराम अवस्था में, हमको विरामावस्था में रहना है, हमको बदलाव नहीं करना है, तो हम विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विराम का जरूरत तो है। विरोध करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। आप हमको गति कराओ लेकिन हम उसका विरोध करेंगे, तो वही विरोध प्रकट करते हुए कि भैया हमको आगे मत ले जाओ, हम जहाँ थे वहीं विराम अवस्था में रहेंगे, तो इसलिए हम पीछे चल जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा झुक जाते हैं। ओके, लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, गति की अवस्था में आ जाते हैं उसके बाद। लेकिन विरोध प्रकट करते हैं ना, यही जो विरोध हम प्रकट कर रहे हैं वही हमारा क्या है, विराम का जड़त्व है। ओके, उसके बाद दोस्तों सेकंड है हमारा विराम जड़त्व में गति का जड़त्व क्या होता है। गति का जड़त्व यानी कि अब हम गति की अवस्था में हैं तो हम गति की अवस्था में रहेंगे, अपने गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेंगे। विराम के जड़त्व में क्या था, हम विराम अवस्था में थे तो उसका विरोध कर रहे थे। गति के जड़त्व में हम गति में है तो उसका विरोध करेंगे। तो वस्तु का वह गुण दोस्तों जिससे वह अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। वैसे अगर दोस्तों अगर आपको हमारी आवाज़ थोड़ी स्पीड में हो, ज़्यादा स्पीड में लग रही हो, तो आप स्पीड को कम करके 0.75 दोस्तों स्पीड में आप देख सकते हो वीडियो को। ओके, तो आपने समझ लिया कि गति के जड़त्व में गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। इसका उदाहरण दिखाया जाए, जी हाँ दिखाते हैं अभी। तो जैसे वही बस का उदाहरण है दोस्तों कि बस मान लीजिए आप क्या है, बस आप बैठी हुई है, आप बैठे हो यहाँ पर, बस क्या चल रही है, लेकिन बस क्या हो अगर अचानक रुक जाए, बस अचानक रुक जाए, वहां पर विराम के जड़त्व में अचानक चल रही थी, लेकिन अब क्या हो आप दोस्तों चलने लगी, तो आप उसी के साथ आप भी चल रहे हो, आप भी गति में हो, आप भी गति में हो, बस भी गति में है। लेकिन बस अचानक क्या हुई दोस्तों, अगर रुक गई, बस अचानक रुक गई, तो आप तो भैया गति में हो ना, तो आप क्या करोगे, अपने गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करोगे। आप कहोगे नहीं तुम रुक गए तो क्या, हम तो गति में हैं, हम तो आगे ही जाएंगे। तो इसी का विरोध करते हुए दोस्तों आप आगे की ओर झुक जाओगे, या आगे की ओर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो दोस्तों गिर भी जाएगा। आप ऐसा होता होगा, आप साइकिल भी चलाते होगे, स्पीड में आप साइकिल चला रहे हो, जैसे ही आपने साइकिल में ब्रेक मारा तो आपके पीछे जो बैठा होता है वो तो भैया आपके साथ आगे जा रहा है, आप रुक गए तो वो तो कहाँ रुका है, वो आगे की ओर गिर जाता है या फेंका जाता है, ऐसा कहते हो आप। ओके, तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये विराम, ये गति के जड़त्व के कारण ही होता है। तो आज दोस्तों हमें सब कुछ रीजन पता चला जो हमारे साथ डेली लाइफ में होता था। यही तो फिजिक्स है दोस्तों, फिजिक्स में हम जो भौतिक चीजें होती हैं हमारे साथ होती है, वही सब चीज का हमें ज्ञान होता है। ओके, तो आपने समझ लिया गति का जड़त्व, उदाहरण भी आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए लास्ट जड़त्व देखते हैं, फिर उसके बाद धनाधन हम न्यूटन के गति के नियमों का स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है स्पीड आपको ज्यादा लग रही हो तो आप क्या कर सकते हो, 0.75x स्पीड पर आप देख सकते हो वीडियो को। आइए सेकेंड जड़त्व देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दिशा का जड़त्व। ओके, दिशा के जड़त्व में भी क्या होगा, हम दिशा किसी दिशा में गति कर रहे हैं तो उसी दिशा में हम गति करेंगे। अब उस दिशा से हमको पलटोगे तो हम क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। बस दोस्तों जड़त्व जहां लग गया तो इसका मतलब क्या है कि आप उस चीज का विरोध करोगे। ओके, तो यहाँ पर किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी दिशा में होने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण दीजिए, जी हाँ उदाहरण ये आपके सामने, मान लीजिए आप क्या कार पे बैठकर आगे की ओर जा रहे हो, ये कार है, आप इसमें बैठे हो, ये कार अच्छा से स्पीड में, हाई स्पीड में, मान लीजिए ये कार आगे की ओर जा रही है, लेकिन अचानक यहाँ पर मोड़ आ गया, अचानक यहाँ पर मोड़ आ गया। ओके, तो ये कार क्या हुआ, मोड़ में तो घूमना पड़ेगा कार को, तो ये हाई स्पीड में है तो ये जैसे ही ये यहाँ पर मोड़ पर घूमेगी, ओके, तो आप क्या करते होगे दोस्तों, आप खिड़की के आगे या खिड़की पर टकरा जाते होगे। ओके, ये टकराना क्यों होता है, ये दोस्तों दिशा की जड़त्व में ही होता है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, या आप कभी बाइक पे ट्रैवल कर रहे होगे तो अचानक मोड़ पर आप जैसे ही बाइक घुमाते हो तो आप या आपके पीछे जो बैठा होता है बाइक पर वो दोस्तों थोड़ा आगे की ओर, यहाँ पर आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाता होगा। ओके, लेकिन अगर हाई स्पीड में हो तो कभी कभी वो गिर भी जाता होगा। ओके, तो यहाँ पर वही हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर कार, मान लीजिए यहाँ पर कार पे जैसे ही ये हाई स्पीड पे कार हमारी जा रही है तो ये अचानक जैसे मोड़ पर दोस्तों ये घूमेगी, तो जो यात्री बैठा है वो दोस्तों किस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है, लेकिन दिशा जैसे ही यहाँ पर अचानक क्या कर दी, इधर की ओर कर दी गई, तो वो अचानक उधर नहीं घूम पाएगा, वो उसका थोड़ा विरोध प्रकट करेगा, यानी कि अपने दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। करते हुए दोस्तों इस दिशा में जाएगा तो, लेकिन इसका विरोध करते हुए दोस्तों वो थोड़ा सा इधर की ओर, जिस दिशा में वो पहले गति था उधर की ओर झुक जाएगा या गिरेगा। ये क्या विरोध प्रकट करेगा, उस दिशा में परिवर्तन का, अपनी दिशा में परिवर्तन का वो विरोध करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व कहते हैं। आइए दोस्तों, जैसे हमने आपको बाइक वाला उदाहरण बताया वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जब हम बाइक मोड़ पर अचानक घुमाते हैं तो जो हम होते हैं या पीछे होते हैं वो आगे की ओर क्या होते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, और अचानक जब मोड़ते हैं तभी हम ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम इस दिशा में गति कर रहे थे दोस्तों, इस दिशा में ही गति करना चाहते हैं और अगले दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हुए
उस दिशा की ओर जिस दिशा में पहले गति कर रहे थे उधर थोड़ा सा झुक जाते हैं या गिर जाते हैं उधर की ओर। ओके, तो ये हो गया दिशा का जड़त्व का कारण एवं उदाहरण आपको बता दिया। नियमों को स्टार्ट करते हैं और सभी न्यूटन के नियमों को आज आपके सामने क्लियर कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहला नियम है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम था दोस्तों, यह नियम उन्होंने गैलीलियो ने दिया था अपना जड़त्व का नियम, उसी के आधार पर बताया था। अब गैलीलियो ने जड़त्व का नियम में सबसे पहले जो अपना प्रयोग किया था गैलीलियो ने, उन्होंने क्या बताया था, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो वह गति करते ही रहेगी, वह रुकेगी नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण बल बिल्कुल जीरो होता है। और जैसे कि उन्होंने प्रयोग में भी यह सिद्ध किया था कि वस्तु अपनी ऊंचाई प्राप्त करना चाहती है जिस ऊंचाई से वह फेंकी रहती है, लेकिन जब समतल एकदम सीधा रहेगा मार्ग तो वह उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो वो क्या करती रहेगी दोस्तों, गति करती रहेगी। तो उसी को न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो जो अवधारणा दिए, जो नियम बताए, उसी को दोस्तों आधार मानकर, दोस्तों आधार शैली मानकर अपना नियम प्रतिपादित किया। इसलिए दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को दोस्तों, गति का प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी से दोस्तों आपका एमसीक्यू बन सकता है आपके एग्जाम में कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो आप क्या टिक लगाओगे, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आइए प्रथम नियम को देख लेते हैं। अगर आपने गैलीलियो को नियम को समझ लिया तो प्रथम नियम तो आपके लिए हलवा है। प्रथम नियम क्या, अगर कोई वस्तु दोस्तों, प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई प्रभाव बल ना लगाया जाए या उसको रोकने के लिए दोस्तों कोई विवश नहीं करता जाए। ओके, तब तक वो विरामावस्था में रहेगा या तो एक समान गति की अवस्था में रहेगा। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही उन्होंने कही। अगर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगा, कोई वस्तु यहाँ पर रुका हुआ है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु दोस्तों यहाँ पर इस तरह गतिशील अवस्था में है, ओके, तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि दोस्तों उसको रोका ना जाए, जब तक कि दोस्तों कि इस गतिशील वस्तु को इसे रोका ना जाए, रोकने के लिए कोई बल नहीं लगाया जाए बाहर से, और जब तक कि इस विराम अवस्था में वस्तु को आगे बढ़ने के लिए जब तक कोई बाहर बल नहीं लगाया जाएगा, तो जो विराम अवस्था में वस्तु है ना, वो विराम अवस्था में ही रहेगी। जो गतिशील अवस्था में है वस्तु, वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके अवस्था को परिवर्तन करने के लिए कोई बल नहीं लगाया जाए। ओके, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा, अगर कोई वस्तु गतिशील में तो गतिशील रहती रहेगी, हम तो बॉल फेंकते हैं जमीन पर तो वो आगे जाके रुक जाती है, उस पर तो हमने कोई बल नहीं लगाया, तो वो क्यों रुक गई आगे जाकर? दोस्तों आप भूल गए घर्षण बल। घर्षण में भी तो एक बड़ा बल है। जब आप गेंद को फेंके हो जमीन पे तो वो जमीन पे आगे जाते क्यों रुक गई? क्योंकि भाई उस बॉल पर बाहर से घर्षण बल लग रहा था, इसलिए वो रुक गई। और यही गैलीलियो ने भी बताया था कि अगर घर्षण बल नहीं हो तो वो चलती जाएगी, लेकिन घर्षण बल अगर हो गया ना तो वो जो वस्तु है गतिशील है धरातल पर, वो आगे जाकर रुक जाएगी। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, अब दोस्तों गति के न्यूटन की गति के दूसरे नियम को समझने से पहले आपको संवेग पता होना चाहिए। वैसे संवेग तो क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं संवेग होता क्या है आखिर। ओके, संवेग आपको पता है सबसे पहले सदिश राशि होती है, मोमेंटम इंग्लिश में कहते हैं। और संवेग दोस्तों सूत्र आपको याद रखना है कि किसी संवेग का जो परिभाषा है दोस्तों क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसके वेग v के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अब कितने बच्चे कहते हैं संवेग के फॉर्मूला को कैसे याद रखा जाए? संवेग का फॉर्मूला याद करने कहा है दोस्तों, यहाँ पर संवेग का नाम ही देखिए, वेग धन स, यानी कि वेग के साथ कुछ है। अब कोई वस्तु वेग किसी वेग से गतिशील करेगी तो वह किसके साथ जाएगी? वह खुद के साथ जाएगी, यानी खुद के द्रव्यमान को लेकर वो क्या करेगी, किसी वेग से गतिशील होगी। यानी किसी उस वस्तु का वेग एवं वह खुद यानी उसका द्रव्यमान, उसका गुणनफल कर दोगे तो आपका संवेग निकल कर आ जाएगा। यानी संवेग P बराबर क्या हो जाएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान गुणे उस वस्तु का दोस्तों वेग। यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर हमने संवेग को मोटे अक्षरों से लिखा है और वेग को भी मोटे अक्षरों से लिखा है, और जो द्रव्यमान है वो हमारा उसी तरह लिखा है हमने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए संवेग एवं वेग ये दोनों सदिश राशि है, और जो द्रव्यमान है वो हमारी अदिश राशि है। सदिश विश्लेषण में हमने पढ़ा था, सदिशों को हम मोटे अक्षर से लिखते हैं या फिर उस सदिश के ऊपर एक छोटा सा इस तरह तीर बना देते हैं। तो हमने यहाँ पर तीर ना बनाकर मोटे अक्षरों से सदिश को लिखा है, और जो अदिश है उसे एडिजिट हमने लिख दिया है। तो सदिश विश्लेषण हमने अच्छे से पढ़ा दिया था। ये सदिश विश्लेषण टॉपिक आपको यहाँ पर बहुत काम देगा। तो अगर आपने अभी तक सदिश विश्लेषण नहीं पढ़ा है एवं चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स के पिछले सभी चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस सभी वीडियो सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा फिजिक्स के पिछले चैप्टर्स का, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो संवेग हमारा P बराबर क्या दोस्तों होगा, mv उस वस्तु का द्रव्यमान गुणे उस वस्तु का वेग। अब आइए दूसरा नियम समझते हैं न्यूटन का। दूसरा नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम आपको फील करा देंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो भाई लाइक शेयर अभी धनाधन ठोक दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम में आप सभी को बताया, न्यूटन ने बताया था कि जो बल होता है हमारा F वह किसके बराबर होता है। उन्होंने बताया, बल का सूत्र बताया दूसरे नियम में। ओके,
तो दूसरे नियम में बल का सूत्र उन्होंने कैसे बताया, देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या बताया बल के बारे में। किसी वस्तु का जो संवेग परिवर्तन की दर होता है वो उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी वस्तु पर जो बल हम लगा रहे हैं वह किसके अनुपाती होता है, संवेग के। और संवेग हमारा पी होता है, तो संवेग कैसा हो, परिवर्तन की दर यानी इसके परिवर्तन यानी डेल्टा लगा दिया जाता है। परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा जहां लग गया समझ लीजिए उस राशि के परिवर्तन की बात हो रही है। तो यहाँ पर एफ उन्होंने बताया किसके अनुक्रमानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन की दर। यहाँ पर परिवर्तन का तो चिन्ह लगा, लेकिन दर का मतलब क्या है, बटे समय। तो पी बटे हम क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। तो यहाँ पर बल एफ हमारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन बटा समय के। ओके, अब तो कितने बच्चे स्कूल कोचिंग में तो ये रटा दिया जाता है, टीचर्स रटा देते हैं कि जो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। लेकिन बट ये नहीं बताते कि वाई क्यों हमारा ये जो है होता है बल वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है जो बल हम लगाते हैं किसी वस्तु पर। तो ये आज हमको क्लियर करेंगे, वरना तो स्कूल कोचिंग्स और हमारे यूट्यूब चैनल में क्या अंतर हो जाएगा। जी हाँ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ हर एक चीज़ बताते हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये वाई, जी हाँ वाई एफ बराबर संवेग परिवर्तन की दर, क्यों बल हमारा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, आज ये जानेंगे। आप कुछ यूनिक जानेंगे, सभी को पता है बल का सूत्र, लेकिन आज आप ये जानेंगे कि क्यों बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर वाई एफ इक्वल टू एम ए या एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो ये 3 केसेस में आपको बताएंगे, 3 दोस्तों ऐसे मोमेंट बताएंगे, उस मोमेंट की सहायता से आप निकाल लेंगे बल का जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर क्यों होता है। 3 केवल सिचुएशन से, कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में होगी, आप खुद इसे फील करोगे अपने आप खुद से। ओके, तो पहला सिचुएशन हम आपके सामने रखते हैं। बताइए कि ये एक कार है जिसका द्रव्यमान 50 किलो है, ये एक बस है जिसका दोस्तों द्रव्यमान 100 किलो है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप ढकेलिए, इस दोनों को आप ढकेलिए और पूछा जाए कि चीज कौन सी दोस्तों वाहन ऐसा होगा जिसे ढकेलने में आपको आसानी होगी और ऐसा क्यों, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो कार है वो 50 किलो है। रियल में होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए जैसे आप गणित में मान लेते हैं कि ये एक्स है। ओके, तो मान लीजिए ये कार 50 है एवं ये जो बस है 100 किलो है, तो आप उत्तर दोगे कि सर जो हमारी कार है वो क्या है 50 किलो की है, हम इसे आसानी से ढकेल लेंगे क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, हम आसानी से इसे ढकेल लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो बस ये तो 100 किलो का है, ढकेल तो लेंगे लेकिन इस पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, आसानी तो यही होगा ना 50 किलो को ढकेलने का। तो ये आपने उत्तर दिया और हमने पूछा क्यों, आपने बता दिया कि भाई इसका द्रव्यमान क्या है, कम है, इसलिए इसे ढकेलने में आसानी होगी क्योंकि हमें इसमें कम बल लगाना पड़ेगा और आसानी से ढकेल लेंगे। यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान है 100 किलो है, तो इसे ढकेलने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों सही कहा आपने, इसलिए दोस्तों कि ट्रक को ढकेलने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा इस क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए कार को ढकेलने में आसानी होगी। तो यहाँ से दोस्तों आपने ही बता दिया जो हमारा बल होता है वह द्रव्यमान m के अनुपाती होता है। यानी कि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान बढ़ गया, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर बढ़ गया तो आपको उसे ढकेलने के लिए उस पर बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बस का अगर द्रव्यमान 100 kg था तो इसे आपको ज्यादा बल लगाना पड़ा ढकेलने में। यहाँ कार का द्रव्यमान 50 किलो था तो आपको इसे ज्यादा बल लगाना पड़ा ढकेलने में। बल हमारा अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के, कि द्रव्यमान बढ़ने पर बल भी बढ़ता है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा द्रव्यमान 50 से 100 हो गया तो आपको यहाँ पर बल जो लगाना पड़ा था वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ओके, तो ये पहला केस सबको याद रखना है कि जो बल होता है वह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा दोस्तों सिचुएशन देखते हैं। दूसरे सिचुएशन में दोस्तों डिफरेंस यह कर दिया गया है कि ये भी कार है, ये भी कार है, बस वेग में परिवर्तन कर दिया गया है। ये कार क्या जा रहा है v वेग से जा रहा है, ये कार क्या जा रहा है 2v वेग से जा रहा है। यानी कि अगर ये 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है तो ये कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड, उसके दुगने से। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि दोनों में से किस कार को रोकने में दोस्तों आपको आसानी होगी, आप किस कार को आसानी से रोक लोगे, तो आप सिंपली वही उत्तर दोगे कि यहाँ पर इस वाली कार है जो इसका दोस्तों क्या है वेग 10 ही मीटर प्रति सेकंड है, कम है इससे, इसका तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, इससे क्या है इसका वेग कम है। तो थोड़ा क्या हो कि हम इसे आसानी से रोक सकते हैं आसानी से क्योंकि इसका वेग कम है। यहाँ पर दूसरी कार की बात करें, दूसरी कार का जो वेग है दोस्तों वह क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर इसको शायद हमें रोकने में ज्यादा कठिनाई होगी क्योंकि ये अधिक स्पीड से आएगी, तो क्या पता हमें भी चोट मोट लग जाए इसे रोकने में। तो आसानी नहीं, तो दोस्तों आप यही कहोगे कि इस वाले कार को रोकने में होगी क्योंकि इसका वेग कम है, या दोस्तों इस वाले कार को रोकने में हमें दोस्तों कम बल लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका वेग कम है, इसका वेग कम है, हमें लगाना पड़ा इसको रोकने में कम बल, लेकिन इसका दोस्तों वेग ज्यादा है इसलिए इसे रोकने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जो हमारा बल होता है वह वेग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर वेग ज्यादा है दोस्तों तो हमारा दोस्तों बल भी ज्यादा लगेगा उस वस्तु को रोकने में। इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर दूसरी कार है उसको रोकने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका वेग ज्यादा है। ओके, इस कारण से दोस्तों हमारा जो बल है वह अनुक्रमानुपाती होता है
अनुक्रमानुपाती होता है बल के। ओके, जिस तरह द्रव्यमान बल के अनुक्रमानुपाती होता है कि द्रव्यमान बढ़ता है तो हमें बल भी ज़्यादा लगाना पड़ता था उसको ढकेलने के लिए, और यहाँ पर वेग ज़्यादा है तो हमें वेग ज़्यादा लगाना पड़ेगा दोस्तों इसको रोकने के लिए। तो दोस्तों दूसरा केस भी आप समझ गए होंगे, इसे भी याद रखिएगा और पहले केस को भी। अब हम आपको दोस्तों तीसरा केस बताते हैं, फिर उसके बाद जो बल का जो समीकरण है वो हम आपको व्युत्पन्न करके बताते हैं इन तीनों केस से। ओके, तो तीसरा केस यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए तो आसानी होगा। क्या हुआ दोस्तों, उधर से स्टेडियम से सचिन तेंदुलकर ने एक बॉल को बहुत तेजी से हिट करके, मान लीजिए छक्का जाने ही वाला था, तेजी से हिट करके मार दिया। अब वहां पर स्टेडियम में आप साइड में थे बॉल को कैच करने के लिए, आप थे और आपका दोस्त था। ओके दोस्त ये है और आप क्या हो दोस्तों, ये हो, आप दोनों क्या हो, बॉल को कैच करने के लिए हो। ओके, सबसे पहले दोस्तों आपको दोस्त को भेजा जाता है। आपका दोस्त क्या करता है, यहाँ पर ये बॉल को किस तरह कैच करता है, अचानक से रोक लेता है। जैसे ही बॉल आता है उसे तुरंत दोस्तों पकड़ लेता है, एक समय भी नहीं लेता है, वो तुरंत t बराबर मान लीजिए 0 ही सेकंड लेता है, उतना ही सेकंड समय में भी आप क्या करता है दोस्तों, उस बॉल को पकड़ लेता है। ओके, लेकिन होता है क्या ना, बॉल कैच करने के बाद उसका हाथ बहुत तेज दर्द करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बॉल को इस तरह पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में चोट लगेगी, क्योंकि भाई बॉल को आपने डायरेक्ट रोक लिया, भाई इतनी ऊंचाई से आ रही थी बॉल को, आपने अचानक हाथ में तुरंत पकड़ लिया, बिल्कुल समय ही नहीं लिया उसको पकड़ने में, तो आपके हाथ में चोट लगेगी ही ना भाई। जब समय आप कम लोगे तो बल क्या लग रहा है, यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। बॉल को पकड़ने में आपने समय जैसे ही कम लिया दोस्तों, तो आपको जो बल भी लगा हाथ पे, गेंद ने जो बल लगाया आपके हाथ पे वो भी ज्यादा लगा। और दूसरे केस में आप गए, भाई आप तो हमारे स्टूडेंट हो, आप समझदार हो, आप साइंस फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो, तो आपने क्या किया, उस बॉल को पकड़ने में थोड़ा समय ले लिया, कहा कि भाई आने दो, आराम से पकड़ेंगे, क्यों हड़बड़ाने की बात है। तो आपने क्या लिया, समय थोड़ा ज़्यादा लिया, उसके बाद आप एकदम हीरो बन के निकले, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगा। तो आपने अपने दोस्तों को फिजिक्स का नियम समझाया कि भाई अगर तुम समय कम लोगे तो आप तुम्हारे हाथ में बॉल ज़्यादा तुमको पहुंचाएगा चोट, अगर तुम थोड़ा समय ज़्यादा लोगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉल को पहले यहाँ पर हाथ में लिया, फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे ले गए, यानी कि बॉल को रोकने में थोड़ा सा समय लिया, तो यहाँ पर समय मैंने ज़्यादा ले लिया तो मेरे ऊपर हाथ में बल कम लगा। तो जो कुछ भी आपके डेली लाइफ में होता है बस वही चीज़ को हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो तीसरा केस से हमें क्या मिला दोस्तों, जो बल होता है वह समय के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, या तो अनुक्रमानुपाती होता है 1/समय के। ओके, इस तरह भी आप कह सकते हो। इसका ऐसे आपने क्यों लिखा, वहां पर तो आप लिख रहे थे बल हमारा अनुक्रमानुपाती होता है डायरेक्ट m के डायरेक्ट v के, यहाँ पर 1/t क्यों? जी हाँ, इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पर जैसे ही हमारा वेग बढ़ रहा था तो वैसे ही हमारा क्या था दोस्तों, बल भी बढ़ रहा था उसे रोकने के लिए। जैसे ही हमारा द्रव्यमान वस्तु का बढ़ रहा था तो उसे ढकेलने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ रहा था, यानी कि अगर एक बढ़ रहा था तो बल भी हमारा बढ़ रहा था, वेग बढ़ रहा था तो दोस्तों बल भी हमारा बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो हमारा है, समय जब ज्यादा हो रहा है तो बल हमारा कम लग रहा है, जब समय हमारा कम लग रहा है तो बल हमारा ज्यादा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है ना यहाँ पर। तो जब अपोजिट चीजें होती हैं तो डायरेक्ट 1/, उस भौतिक राशि को लिख दिया जाता है, यानी कि बल अनुक्रमानुपाती है 1/समय के। तो यहाँ से 3 केस निकल गया। अब इस 3 केस से चलिए समीकरण भी निकाल देते हैं बल का। यहाँ से हमें 3 केस मिले। जो हमारा पहला केस मिला कि जो बल हमारा रहता है वह अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों डेल्टा एम के, यानी कि द्रव्यमान बढ़ने पर द्रव्यमान में जैसे ही परिवर्तन होगा उसमें, तो हमारा जो दोस्तों बल है उसमें भी परिवर्तन उतना ही होगा। ओके, डेल्टा का मतलब यही है। और दूसरा का दोस्तों जो हमें केस मिला कि जो हमारा बल है दोस्तों वह अनुक्रमानुपाती है इसी तरह डेल्टा वी के, यानी कि जब वेग में परिवर्तन होगा तो एफ में भी, बल में भी परिवर्तन हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट इसी में हमने देखा समय में परिवर्तन होता है तो हमारा बल घटता है, यानी कि एफ हमारा दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है 1/समय टी के। ओके, तो यहाँ से जब हम तीनों समीकरण को, तीनों जो हमारा केस से निकला है दोस्तों, इसको हम कंबाइन कर देंगे तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, तीनों को दोस्तों हम यहाँ पर कंबाइन कर देंगे तो हमें सिंपली एक बल का सूत्र मिलेगा जो F बराबर होता है यहाँ पे डेल्टा एम डेल्टा वी एक साथ हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एम वी हमारा हो जाएगा, और बटे में दोस्तों हमारा समय t हो जाएगा। और आपको अभी भी संवेग का दोस्तों फॉर्मूला पढ़ाया था कि संवेग हमारा क्या होता है, वेग एवं उसके साथ जो गति के साथ क्या लेकर चलेगा, द्रव्यमान, तो वेग एवं द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो सिंपली यहाँ से हम f बराबर नहीं लिख सकते, f बराबर डेल्टा एफ पी अपॉन समय। ओके, तो यहां से दोस्तों हमारा क्या निकल कर आ गया, बल का सूत्र निकल कर आ गया। संवेग में परिवर्तन की दरी हमारी क्या होती है, बल होती है। तो इस तरह दोस्तों बहुत आसान तरीके से हमने आपको जो हमारा बल का सूत्र कैसे निकल कर आया है वो हमने आपको समझा दिया। तो अब आपको ना सिर्फ दोस्तों बल का सूत्र पता है बल्कि ये भी पता है कि ये बल का सूत्र कैसे निकल कर आया है। तो आप अनुक्रमाती चिन्ह को दोस्तों जैसे ही आप इक्वल करोगे तो कांस्टेंट हमारा के लग जाता है, और जाहिर सी बात है दोस्तों जो कांस्टेंट के का जो मान हम निकाला गया साइंटिस्ट द्वारा वो एक ही निकल कर आया। तो सिंपली दोस्तों जो हमारा बल का दोस्तों जो
जो मान है वो हमारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है। ओके, बल बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो आप सोच रहे होंगे कि जो हमने बल का सूत्र पढ़ा था कि F बराबर ma होता है वो कहाँ से निकल कर आया। तो दोस्तों वो यहीं से निकल कर आया। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों जो बल बराबर F बराबर ma होता है तो ये दोस्तों इसी सूत्र से निकला है। इसी का सूत्र को दोस्तों आप अवकलन करोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा, और सिंपली जब आप p का मान रखोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। दोनों तरीकों से मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम अवकलन से निकालते हैं क्योंकि आपके बुक में अवकलन द्वारा ही दिया गया है। सूत्र का मान रख करके भी आप निकाल सकते हो इसका मान, लेकिन उस तरह दोस्तों क्लास 9 में हमने किया था। इस क्लास 11 में हम अवकलन द्वारा ही निकालेंगे बल का सूत्र। अवकलन कब किया जाता है दोस्तों? जब समय क्या होता है दोस्तों, t हमारा क्या होता है, बिल्कुल सूक्ष्म होता है। ओके, f बराबर हमारा क्या कर दिया हमने, लिमिट लगाकर जो हमारा समय है वो हमारा t क्या कर दिया, 0 कर दिया, और तब हमारा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t हमने इस तरह कर दिया। तो अवकलन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने समय को 0 कर दिया, क्योंकि अवकलन तब किया जाता है जब समय क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा समय है वो बिल्कुल क्या कर दिया दोस्तों, सूक्ष्म कर दिया। तो ऐसे तो हम सूक्ष्म करेंगे नहीं, तो हमें लिमिट लगा कर किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर लिमिट कर दिया कि लिमिट से हमें पता चला कि जो समय हमारा क्या है, बिल्कुल सूक्ष्म 0 की तरफ जा रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है समय। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही लिमिट एवं समय हमारा सूक्ष्म हो रहा है तो यहाँ पर हम अवकलन कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये सभी चीजें हट जाएंगे तो दोस्तों सिंपली f बराबर हो जाएगा इस संवेग p का दोस्तों अवकलन t के सापेक्ष, जो नीचे होता है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। अवकलन एवं समाकलन में दोस्तों पूरे वीडियो बना रखी है। अगर आपको अवकलन एवं समाकलन नहीं आता तो आप जरूर देखिएगा। क्लास 11 क्लास 12 के लिए भी वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जरूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो f बराबर जब अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो dp अपॉन दोस्तों dt हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p का भी मान हमने निकाला था, क्या होता है, mv होता है p का मान। तो यहाँ पर आगे रखेंगे dmv अपॉन हमारा dt रहेगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं जो हमारा द्रव्यमान है वस्तु का वो क्या है दोस्तों, नियत है कि दोस्तों अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। ओके दोस्तों, जब किसी वस्तु को, ये वस्तु है मान लीजिए, इस पे हमने बल लगा दिया, इसका दोस्तों वेग तो परिवर्तन हो गया, जो वेग है वो सब परिवर्तित हो गया। यहाँ पे वेग 0 था तो हमने लगाया तो कुछ वेग हो गया, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है दोस्तों वो परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ पर भी जाकर उसका बल लगाने के बाद उसका द्रव्यमान क्या है, वही है। तो यहाँ पर हम सिंपली मानते हैं जो वस्तु का द्रव्यमान है वो हमारा m क्या है दोस्तों, माना नियत है। ये आपको मान लेना है। ओके, क्योंकि परिवर्तित नहीं हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं बल लगाने पर वस्तु का द्रव्यमान। तो जैसे ही हमने मान लिया द्रव्यमान हमारा नियत है, तो यहाँ से f बराबर दोस्तों जब m हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो चीज नियत होती है अवकलन में, जिसका मान नहीं बदलता है, नियत होता है, वो बाहर आ जाता है, आपको पता है। बाकी जो परिवर्ती अपॉन dt हमारा सिंपली अंदर ही बचेगा। ओके, और चैप्टर नंबर 3 में सरल रेखा में गति में दोस्तों आपने त्वरण a का फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमारा दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था दोस्तों सरल रेखा में गति चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा, चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो देखिए जरूर दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी चीजें हमने आपको उस चैप्टर में कवर कराई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या पढ़ा था आपने, त्वरण a बराबर आपने पढ़ा था dv अपॉन dt होता है, और ये कैसे निकल कर आया था उस वीडियो में हमने आपको सिंपली अच्छे तरीके से बताया था। तो यहाँ पर जब आपने देख लिया कि a हमारा dv अपॉन dt है, तो यहाँ पर भी तो हमारा dv अपॉन dt है, तो यहाँ पर सिंपली a हम रख देंगे, यानी त्वरण रख देंगे। तो सिंपली f बराबर क्या हो जाएगा, m, और इसकी जगह a रखेंगे तो a हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो बल है उसका सूत्र f बराबर m में निकल कर आया है। और बल का एक और सूत्र है क्या, डेल्टा p अपॉन समय, संवेग में परिवर्तन बटा समय। ओके, तो बल की ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं दोस्तों। एग्जाम में कई बार आता है 3-4 नंबर का कि जो बल का सूत्र है F बराबर m है, इस समीकरण से व्युत्पन्न कीजिए, निकालिए। तो आप इसी तरह निकालोगे जैसे हमने आपको बताया। न्यूटन की गति के दूसरे नियम को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। दूसरे नियम में जो हमने समीकरण आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पर जो निकाल कर आपको बता दिया है कैसे निकल कर आया, और जो F बराबर m है वो भी हमने आपको अभी भी बता दिया है। ओके, तो आपने समझ लिया होगा जो न्यूटन का दूसरा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों तीसरे नियम को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले संवेग और इम्पल्स क्या होता है दोस्तों, इसे समझ लेते हैं। ये आवेग भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो इसे भी हमें आपको समझाना पड़ेगा। तो आप इसे अच्छी समझ लिया, आवेग होता क्या है। संवेग तो आपको पता चल गया, द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल, लेकिन आवेग क्या होता है इसे देखते हैं। जब किसी वस्तु पर दोस्तों बड़े परिमाण का बल अत्यंत अल्प समय के लिए कार्य करें तथा इसके प्रभाव से वस्तु के संवेग में अत्यधिक परिवर्तन हो तो इसे आवेगी बल कहते हैं, तथा आवेगी बल तथा समय अंतराल जिसके लिए बल कार्य करता है उसके गुणनफल को आवेग कहते हैं।
यानी कि दोस्तों आपने ऐसे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि किसी वस्तु पर झटके से यानी कि बड़े परिणाम का बल हम लगा देते हैं, और वो समय जो बल लगता है उसके लिए समय भी बहुत कम लगता है। जैसे दोस्तों कील पर हथौड़ा मारना, कील पर दोस्तों हथौड़ा हमने मारा, झटके से हथौड़ा मारा और बल हमने क्या लगाया, हथौड़ा मारा तो बहुत ज़्यादा बल लगाया, तभी तो हमारा कील क्या हुआ, धंसा दीवार में। तो हमने बल लगाया अधिक, लेकिन दोस्तों उस बल लगाने में हमने समय क्या लिया, बहुत कम लिया। झटके से हमने मारा तो समय क्या हुआ, 1 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लगेगा, तो समय हमारा कम लगा, और हमने बल लगाया दोस्तों बहुत ज़्यादा परिणाम का लगाया। तो इस स्थिति में दोस्तों जब हम वस्तु पर जो बल लगाते हैं, ओके, तो वो जो बल होता है उस बल को हम क्या कहते हैं, आवेगी बल कहते हैं। झटके से हमने बड़े परिणाम का बल लगा दिया और उसके लिए समय भी हमने कम लिया, ओके, तो इसे हम आवेगी बल कहते हैं। और तो अब हमारा आवेग क्या होता है, आवेग हमारा क्या होता है दोस्तों, आवेगी बल तथा समय जिसके लिए हमने बल को कार्य, जैसे आवेगी बल जो हमने दोस्तों उस कील पर झटके से मारा था, तो वो बल लगाया जो हमने बड़े परिणाम का, वो आवेगी बल हो गया। तो जितने समय के लिए दोस्तों वो बल लगाया, 1 सेकेंड में हमारा कील अंदर चला गया उस बल से, कि दोस्तों हमारे 0.1 सेकेंड हमें लगा ये बल लगाने में। दोस्तों उस बल के गुणनफल, उस समय के दोस्तों गुणनफल को हम क्या कह देते हैं, आवेग कह देते हैं। दोस्तों आवेग इम्पल्स बराबर क्या निकल कर आया है, जो बल हम लगा रहे हैं जिसे आवेगी बल का नाम दिया जा रहा है वो, एवं जितना समय के लिए लगा रहे हैं, समय हमारा कम लग रहा है, तो डेल्टा टी हमने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही कम है समय हमारा। तो इम्पल्स आई बराबर बल हम लगा रहे हैं इंटू जो समय लग रहा है टी के गुणनफल के बराबर होता है। आपने आवेग को समझ लिया। आवेग में बस यही होगा दोस्तों कि आप बड़े परिणाम का बल लगेगा, बहुत ज़्यादा बल लगेगा, बस वो जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, बहुत ही कम समय में लगेगा, अल्प समय पे लगेगा दोस्तों। बस वही हमारा क्या हो जाएगा, आवेग हो जाएगा। जो बल लगा और जितने समय के लिए लगा वो अल्प समय का गुणनफल हमारा आवेग हो जाएगा। अब दोस्तों एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है आवेग, और सिंपली दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि आवेग तथा संवेग में संबंध क्या होता है, तो ये संबंध आपको निकालना होगा। तो बहुत ही सिंपल संबंध होता है, बस यहाँ पर दोस्तों एफ का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ओके, यही होता है ना बल का फॉर्मूला। यहाँ पर हमें संवेग मिल जाएगा, तो संवेग एवं आवेग में हमें संबंध में मिल जाएगा। तो क्या होता है, तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे, जो हमारा तब हमारा संवेग का हो जाएगा, आवेग आई बराबर इम्पल्स बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी हमारा ऑलरेडी है। तो डेल्टा टी कट गया, तो दोस्तों यहाँ पर आवेग बराबर हमारा सिंपली क्या है, डेल्टा पी है। और इस डेल्टा पी का मतलब क्या है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन ही आपका क्या होगा, आवेग हो जाएगा, या अगर आपको बल दिया हुआ है और समय दिया हो तो उसका गुणनफल आवेग हो जाएगा। तो अब आवेग दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक तो पहला अगर आपको इम्पल्स संवेग में परिवर्तन निकालो, दूसरा का अगर आपको बल दिया है, समय दिया है, तो उसका गुणनफल करके आवेग निकाल लो। ज़्यादातर दोस्तों न्यूमेरिकल आवेग से दोस्तों पूछे जाते हैं, और इसमें दोस्तों आपको यही फॉर्मूला यूज में लेना पड़ता है ज़्यादातर दोस्तों केसेस में। क्या, संवेग में परिवर्तन निकाल लेते हैं, फिर हमारा आवेग निकल कर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आवेग के दैनिक जीवन में उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद आवेग से संबंधित तो टॉप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो आपके एग्जाम में जिस टाइप के आते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हम आवेग के दैनिक जीवन में उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से आवेग समझ में आए। तो दोस्तों आवेग का सबसे पहला उदाहरण है जो अभी अपने आपको बताया था बल का, जब हम बता रहे थे बराबर दोस्तों डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, संवेग में परिवर्तन कैसे निकल कर आया, तो हमने आपको एक उदाहरण बताया था। वो उदाहरण क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्या, जब खिलाड़ी कैच करता है, यहाँ पर खिलाड़ी क्या कर रहा था, बॉल को तुरंत तेजी से पकड़ ले रहा था और समय क्या लग रहा था, कम लग रहा था। तो आवेगी बल क्या होता है, जब हम बल लगे बहुत ज़्यादा और समय क्या लगे, बहुत कम लगे, बिल्कुल समझ लीजिए 0 के बराबर समय लगे, तो वो आवेगी बल होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या है दोस्तों, एक आवेगी बल का ही उदाहरण है। यहाँ पर बॉल को दोस्तों खिलाड़ी पकड़ ले रहा है, समय बहुत कम ले रहा है, जिसके कारण दोस्तों उसके हाथ में जो बल क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। बल ज़्यादा समय कम, वही आवेगी बल हो जाएगा। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक आवेगी बल का ही उदाहरण है। और यही दोस्तों पहला उदाहरण में लिखा हमने लिखा क्या है कि खिलाड़ी गेंद को दोस्तों कैच करते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन खिलाड़ी की गेंद में जितनी अधिक समय में रुकेगा, जितना ज़्यादा दोस्तों वो समय लेगा बॉल को रोकने में, आवेग देने के लिए उसे उतना ही दोस्तों बल लगाना पड़ेगा। यदि वो अपने हाथ को पीछे नहीं खींचता है तो गेंद क्या करेगी, उसकी हथेली से टकरा कर तुरंत दोस्तों ठहर जाएगी, यानी समय बहुत कम लगेगा। उसका जो संवेग है दोस्तों बॉल का, वो तुरंत ही शून्य हो जाएगा। हमारा क्या होता है, आवेग संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो संवेग परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत ही शून्य हो जाएगा। बॉल तेजी से यू आई दोस्तों बॉल, और झटके से उसके हाथ में, खिलाड़ी के हाथ में आकर दोस्तों झटके से दोस्तों रुक गई, तो उसका संवेग क्या होगा, तुरंत शून्य हो गया, समय बिल्कुल ही नहीं लगा। तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, खिलाड़ी के हाथ में अधिक चोट लग सकती है, अधिक बल लगेगा उसे, जिसके कारण के हाथ में चोट लगने का भी भय होता है। ओके, तो ये तो पहला उदाहरण हमने आपको बता ही दिया, आप समझ भी गए होंगे।
उसके बाद दूसरा का उदाहरण में आप अपने कॉपी में लिख सकते हो या समझ सकते हो दोस्तों कि जब हम किसी ऊंचाई से दोस्तों फर्श पर कूदते हैं, हम क्या किए दोस्तों, किसी भी ऊंचाई से मान लीजिए हमारा एक मीनार है, ओके, यहाँ से हम क्या किए दोस्तों, कूद गए। यहाँ से हम जैसे ही कूदेंगे धरातल पर, मान लीजिए हमारा धरातल है दोस्तों, धरातल है, यहाँ पर हम दोस्तों ऊंचाई से क्या किए, कूद गए। तो जैसे ही हम ऊंचाई से कूदेंगे तो दोस्तों तो जो हमारा फर्श है, फर्श जिस पे हम कूद गए दोस्तों, तो जैसे ही हम दोस्तों कूदेंगे तो जो हमारा फर्श है दोस्तों, धरातल है, उसके द्वारा हमारे पैर पे दिए गए आवेग के कारण हमारा यातायात संवेग शून्य हो जाएगा। आपको पता है जैसे ही आप ऊंचाई से दोस्तों आप कूदोगे फर्श पर, आप फर्श से जैसे ही कूदोगे तो वहां पर आपका संवेग तो बहुत ज्यादा है, कूदते समय वेग आपका द्रव्यमान उसका गुणनफल संवेग अधिक है। लेकिन जैसे ही आप फर्श पे आए ना, वहां पर दोस्तों आपका यातायात तुरंत आपका संवेग शून्य हो गया, आप तुरंत उस धरातल से टकराते ही आप बिल्कुल शून्य हो गए, यहाँ पर आपका संवेग बिल्कुल शून्य हो गया। तो यहाँ पर संवेग बहुत तेजी से शून्य होगा, वहां पर समय बिल्कुल ही नहीं लगा संवेग शून्य होने में, ओके। तो उस कारण से दोस्तों वहां पर जो बल लगेगा बहुत अधिक लगेगा, और समय जो लगा, अरे तुरंत आप रुक गए, तुरंत आप फर्श पे कूदे, तुरंत आपका यातायात शून्य होगा, तो समय भी बहुत कम लगेगा। तो इसी कारण दोस्तों हमारे पैर पे चोट लग जाती है। आपको पता है वहां पर संवेग परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए जो आवेगी बल लगता है हमारे ऊपर दोस्तों, उसी कारण दोस्तों हमारा जो पैर होता है उस पर चोट लग जाती है दोस्तों। कई बार तो हमारा पैर घायल हो जाता है, टूट जाता है, ओके। लेकिन अगर हम फर्श पर मिट्टी अथवा गद्दा बिछा दे, अगर हम जिस पे कूद रहे हैं दोस्तों वह एक दोस्तों क्या हो, गद्दा हम उस पर बिछा दे, एक गद्दा बिछा देंगे तो हम दोस्तों यातायात हमारा संवेग शून्य नहीं होगा। जब आपको पता है गद्दा बिछ जाएगा, इतना मोटा हमारा गद्दा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर कूदेंगे तो सबसे पहले हमारा यातायात संवेग शून्य नहीं होगा, गद्दे में हम धीरे धीरे धंसेंगे, वहां पर उछला होगा थोड़ा बहुत, तो वहां पर संवेग बिल्कुल शून्य होने में आपका वहां पर क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो जैसे ही समय ज्यादा लगेगा तो आपको पता है आपके ऊपर जो बल लगेगा, समय ज्यादा हो गया तो बल आपका कम लगेगा, जिसके कारण दोस्तों आपके पैर में चोट नहीं लगेगी। इसी कारण दोस्तों गद्दे पे कूदने पर आपके पैर में चोट नहीं आती। लेकिन जब आप किसी फर्श पे, किसी दोस्तों ईंट पे बिछा हुए दोस्तों रास्ते पर आप किसी ऊंचाई से कूदते हो, तो वहां पर दोस्तों आपके संवेग शून्य होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और आपके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन गद्दे पर कूदने पर दोस्तों वहां पर आपका दोस्तों जो संवेग होता है वह धीरे धीरे शून्य होता है, समय ज्यादा लगता है दोस्तों, वहां पर 1-2 सेकेंड लगता है, उससे भी ज्यादा लग जाता है संवेग हमारे शून्य होने में। तो हमारा वहां पर दोस्तों जो हमारे ऊपर बल लगता है आवेगी वो कम लगता है, इसी कारण दोस्तों हमारा क्या होता है दोस्तों, चोट नहीं लगती हमारे पैर में। तो कुछ आपको 2 उदाहरण बता दिए दोस्तों, जिससे आपको अच्छी समझ में आ गया होगा आवेग क्या है। बस समय कम लगेगा तो आवेग आपके ज्यादा ऊपर लगेगा, लेकिन समय जब ज्यादा होगा तो आपके ऊपर आवेग कम लगेगा, जिससे हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों अब आइए आवेग से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, उस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं आवेग से संबंधित। आइए उसे देख लेते हैं कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद को क्या करता है, आरंभिक चाल से जो 12 मीटर प्रति सेकेंड है में बिना परिवर्तन किए उसे पर हिट लगाकर सीधे बल्लेबाज की दिशा में वापस भेज देता है। गेंद की संहिता में दिया, यानी उसका द्रव्यमान है 0.15 किलो है। तो गेंद को दिया गया आवेग निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है कि कोई बल्लेबाज गेंद की आरंभिक चाल, यानी गेंद को स्टार्टिंग जो चाल से फेंका गया दोस्तों, यू कितना है दोस्तों, 12 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर पहले वो लिख दीजिए, ओके। फिर उसके बाद कहा जाए बिना परिवर्तन किए उसे हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की ओर फेंक देता है। यानी मान लीजिए बल्लेबाज है, इसका क्या है, ये बैट है, ओके। तो उसके साथ हुआ क्या कि यहाँ से जो गेंदबाज है वो इस बॉल को क्या किया, इस तरफ फेंका, तो ये गेंद क्या है 12 मीटर प्रति सेकेंड की आरंभिक चाल से इस बैट पर आई। तो आरंभिक चाल जो 12 मीटर प्रति सेकेंड है, इसमें बिना परिवर्तन किए, यानी कि इसकी चाल में परिवर्तन नहीं किया उसने, बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की ओर वापस कर देता है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही बॉल आया तो इसको हिट लगाकर डायरेक्ट इस गेंद को डायरेक्ट उसी दिशा में क्या कर दिया, 12 मीटर प्रति सेकेंड चाल की, यानी जिस दिशा में दोस्तों गेंदबाज है जहां से गेंद फेंका उसी दिशा में वापस 12 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से हिट कर फेंक दिया है, ओके। और गेंद का हमें द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है, m बराबर 0.15 किलोग्राम। तो हमें निकाल दोस्तों एक चीज और दी है कि जो हमारा वेग है वो 2 दिया हुआ है, एक तो जिस वेग से वो आ रहा है, उसके बाद मारने के बाद जिस वेग से वो जा रहा है, ओके। तो मान लीजिए ये u हमारा वेग है उसका आने का, वो हम मान लेते u1 है। ये u1 क्या है दोस्तों, उस जिस वेग से गेंद को बल्लेबाज की ओर फेंका जाता है। और एक वेग है हमारा है u2, जिस वेग से बल्लेबाज क्या कर देता है दोस्तों, गेंद को मार देता है जिस वेग से, ओके। तो वह वेग भी क्या है दोस्तों, 12 ही मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ का है ना, तो वापस भेज देता है इसी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दिशा विपरीत है, यानी गेंद पहले यहाँ पर आ रहा है, फिर उसके बाद इस दिशा में वह जा रहा है। तो दिशा जब परिवर्तित हो जाती है तो दोस्तों तो वहां पर आप माइनस लगा देते हैं। आपको पता है दिशा जब बदल जाती है तो माइनस लगा दिया जाता है। और लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो चाल है हमारी क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ओके। तो ये क्या होगा, माइनस का 12 मीटर प्रति सेकेंड वेग होगा वापस जाने का,
और हमें निकालना है क्या, इम्पल्स आई निकालना है, आवेग क्या होता है। तो अभी भी दोस्तों इम्पल्स आई का दोस्तों हमने सूत्र पढ़ा था क्या, कि जो हमारा दोस्तों आवेग होता है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग किसके बराबर होता है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन ही हम निकाल लेंगे तो आवेग भी मिल जाएगा। ओके, और अब सभी को पता है संवेग का सूत्र जो होता है हमारा, जो संवेग p बराबर होता है mv। ओके, mv होता है। ओके, और लेकिन हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन, तो हमें क्योंकि यहाँ पर चाल भी दो है, जो हमारा v हमारा चाल है वह 2 है, तो हम संवेग भी क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। फिर उसके बाद संवेग में परिवर्तन, जितना परिवर्तन हो रहा है दोनों संवेग में वो निकालेंगे तो आवेग हमारा निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं P1 यानी कि पहला, यहाँ पर 1 हमारा वेग है तो P1 हमारा क्या होगा, m इंटू U1 होगा। तो m हमारा क्या है 0.15 है, एवं U1 हमारा क्या है दोस्तों यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस इंटू 12 कर देंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 1.8 आपका निकल कर आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों सेकेंड जो P2 है वो निकाल लेते हैं। P2 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसी का द्रव्यमान इंटू जो हमारा U2 है दूसरा वेग उसका मल्टीप्लाई, तो द्रव्यमान है वही हमारा 15 पॉइंट में इंटू जो हमारा वेग है यहाँ पर माइनस का है 12। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा 1.8। ओके, तो बस इन दोनों में हम क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो जो हमारा इम्पल्स आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P1 माइनस P2 हो जाएगा। इसी में से दोस्तों इसको आप घटा लेंगे तो आपका संवेग में जो अंतर आ जाएगा तो आपका आवेग भी निकल कर आ जाएगा। तो P1 माइनस P2 कर लेते, P1 हमारा 1.10 और जो P2 है माइनस का वो माइनस में 1.8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल आपका क्या निकल जाए 3.6 सेकेंड है। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या निकल कर आ गया दोस्तों, आवेग निकल कर आ गया। और दोस्तों आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, याद रखिए, क्योंकि सवाल लगाते समय लास्ट में आपको एसआई मात्रक भी तो लिखना है। इसी टाइप का दोस्तों आएगा भी। ओके, तो आवेग से संबंधित दोस्तों न्यूमेरिकल्स हमने आपको एक ही करवाया क्योंकि इसी टाइप का आता भी है, इससे अलग नहीं आता है। तो उसके बाद आइए चलिए न्यूटन का तीसरा नियम हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस नियम से दोस्तों जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसे सॉल्व करेंगे। पहले इस नियम को समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, सभी को पता है भाई, क्रिया पर प्रतिक्रिया। क्लास 9 में सभी को पता है, पढ़े होंगे कि क्रिया पर प्रतिक्रिया ये हमारी क्या होती है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से डिफिनेशन के साथ। तो यहाँ पर न्यूटन का जो तीसरा नियम है भाई, वो प्रकृति में बल किसी भी अकेले नहीं पाया जाता है। न्यूटन ने बताया तीसरे नियम में कि कोई भी प्रकृति में बल है वह कभी अकेले नहीं पाएगा, वह हमेशा दोस्तों सदैव युगल में पाए जाते हैं। यानी कि युगल यानी कि युग्म में, सदैव हमेशा बल क्या होते हैं, युग में पाए जाते हैं, युग में। साथ ही दो पिंड के बीच भी परस्पर बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन की इस अवधारणा को गति का तीसरा नियम कहते हैं। बस तीसरे नियम में इन्होंने यही बताया कि भाई अगर एक बल लगेगा तो उसके साथ दूसरा बल भी लगेगा, क्योंकि बल हमेशा उन्होंने बताया कि अकेले नहीं होंगे, अगर वो हमेशा युग्म में होंगे, यानी कि दो बल लगेंगे, एक बल के साथ एक बल और रहेगा, हमेशा बल युग्म में होंगे, अकेले नहीं होंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर पहला बल हम लगाएंगे तो दूसरा बल कैसा होगा, तो उन्होंने बताया यहाँ पर नीचे देखिए, उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर आपने एक बल लगाया किसी वस्तु पर तो वो वस्तु क्या करेगी, अब आप पर एक और बल, आप पर बल लगाएंगे, यानी कि तब यहाँ पर युग्म भी बन जाएगा, बलों का अकेले नहीं होंगे, दो बल रहेंगे। लेकिन जो बल कैसा होगा, एक बल अगर आपने क्रिया लगाया समान दिशा में तो दूसरा का बल भी क्या लगाएगा, समान उतना ही बल लगाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या लगाएगा, विपरीत दिशा में लगाएगा। अगर आपने वस्तु पर लगाया तो वस्तु आप पर लगाएगी, उतना ही बल थोड़ा विपरीत लगाएगी। ओके, बस उन्होंने ये बता दिया और ये बताया कि जो बल होता है वह सदैव युग्म में होता है और कैसा होता है, समान होता है एवं विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैं उदाहरण लिया है, जैसा कि हमने बताया कि बल सदैव युगल में ही यानी कि वियुग्म में पाए जाते हैं। जैसा कि उदाहरण आपके सामने कि एक पिंड ए पर बी द्वारा आरोपित बल पिंड बी पर ए द्वारा आरोपित बल के समान एवं विपरीत है। यहाँ पर देखिए कि पिंड ए पर बी द्वारा आरोपित बल, भाई ये जो पिंड ए है इस पे जो दोस्तों बल लग रहा है, ये जो बी हमारा क्या लगा रहा है, यहाँ से दोस्तों देखिए एक बल लगा रहा है, इस पर इधर की ओर एक बल लगा रहा है, जो हमारा पिंड ए पर बी द्वारा एक बल लग रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर की ओर। तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि जैसे ही इसने यहाँ पर पिंड पर बल लगाया बी ने ए पर, तो ए ने भी क्या किया, उतना ही बल लगाया बी पर, लेकिन क्या विपरीत दिशा में, यानी उल्टे दिशा में। ओके, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया और बता दिया कि ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, आपस में जो आरोपित बल है वो समान होंगे, लेकिन क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी कि बल लगा ए पर बी द्वारा बराबर होगा बल लगा बी पर ए द्वारा।
इसके बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में तो माइनस का। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया कि विपरीत दिशा में बल लगता है। अगर आप कोई भी बल लगाएंगे तो उसका आपको समान एवं विपरीत दिशा में एक दूसरा बल भी लगा हुआ मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर दो पिंडों के बीच ए एवं बी में लग रहा है बल समान लेकिन विपरीत दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ लिया, न्यूटन के सभी नियमों को पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब तीसरा नियम से संबंधित दोस्तों जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बनते हैं अब हम वो करने वाले हैं, जिससे आपका न्यूमेरिकल्स भी साथ में साथ क्लियर होता जाए। न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में बने तो उसे भी आप आसानी से कर लो। बाकी जो हमने आपको समझाया उससे टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर ही लोगे। तो इतना सब आपको करवा रहे हैं तो वीडियो को हमारे मेहनत की लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर ठोक दें, क्योंकि आपको पता है ऐसी वीडियोस आने ही वाली है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा तो उसमें तो हम कवर करेंगे दोस्तों आपका एवरीडे आपका संवेग संरक्षण का नियम और न्यूमेरिकल्स उस टाइप के। ओके, तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकते चलिएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो तीसरा नियम है उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आपके सामने ये है। पहला कि 90 मीटर पर सेकंड की चाल से, और हाँ इस सभी का नोट्स आपको कहाँ मिलेगा आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर। ओके, तो वहां पर जाकर आप इस सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 90 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम संहिता, यानी उसका द्रव्यमान क्या है, जिस वस्तु से जो गतिमान हो रहा है उसका द्रव्यमान है 0.0 किलो। लिख लेते हैं भाई, द्रव्यमान दिया है 0.04 किलो, और दोस्तों कितना की चाल से गतिमान है, कितना की चाल से 90 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, उसका चाल है, स्टार्टिंग चाल है। ओके, क्योंकि इतने ही से वो शुरुआत करेगा गति। इतना की संहिता का कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंसकर 60 मीटर की दूरी चलकर रुक जाती है तो गुटके द्वारा गोली पर लगाया गया अवरोधी बल क्या है। इसे डायग्राम से समझिए। हो क्या रहा है दोस्तों कि एक हमारी क्या है दोस्तों लकड़ी है, मान लीजिए ये क्या है हमारी लकड़ी है, और इस पर दोस्तों गोली चलाई गई। गोली यहाँ पर आई, मान लीजिए यहाँ से गोली चलाई गई, गोली हमारी क्या जी यहाँ तक धंस गई, यहाँ पर आकर यहाँ तक दोस्तों गोली हमारी यहाँ तक आई और धंस गई। और कितनी गुटके में धंस कर 60 मीटर की दूरी तय की, यानी गुटके में धंसी तो कितना मीटर की दूरी तय की, मान लीजिए यहाँ पर 60 सेंटीमीटर की दूरी तय की। ओके, तो यहाँ पर जो दूरी उसने तय की कितना, ऐसे 60 सेंटीमीटर है। तो मीटर में सभी चीज़ें होनी चाहिए भाई, लंबाई मीटर ऐसा ही मात्र रखे तो इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 60/100 यानी कि कितना मीटर आएगा, 6/10 बराबर 3/5, 2 से काटेंगे, इतना मीटर हमारा है। इतना मीटर वो चलकर, इतनी दूरी चलकर वो रुक जाती है। अरे भाई रुक गई, इसका प्रारंभिक चाल तो 90 मीटर पर सेकंड था, यानी कि रुक गई, यानी कि उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 है। तो अब देखते हैं पूछा क्या है। जो कहानी था हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। पूछा क्या है, गुटके द्वारा गोली पर लगाया गया अवरोधी बल क्या है। आपको पता है जो बल बराबर क्या होता है, कोई भी बल हो भाई औसत निकालना है, औसत। ओके, तो औसत हो या कुछ भी हो तो हम बल का एक ही सूत्र जानते हैं कि जो बल होता है हमारा या तो डेल्टा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी चीज दी हुई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर संवेग परिवर्तन का दर नहीं लगाएंगे, हम एक और सूत्र होता है F बराबर m ये लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक त्वरण ए निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर में हम समय कहाँ से निकालेंगे। और दूसरी बात वहां पर हमें संवेग पी भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एम यहाँ रख सीधी, यहाँ पर तो केवल हमें त्वरण ए निकालना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालते हैं, त्वरण ए हमारा क्या है, ए बराबर हम क्या निकालते हैं, क्या है। ओके, तो ये सभी चीजें दी हुई है। अब इन सभी चीजों की सहायता से हम गति का कौन सा समीकरण लगाए जिससे हमें ए यानी त्वरण ए मिल जाए। पहला समीकरण को लगा नहीं सकते भाई, ut प्लस हाफ at पर भी समय है भाई, समय पता होता तो हम इतना काम नहीं करते। दूसरा समीकरण भी नहीं लगाएंगे, s बराबर ut प्लस, यहाँ पर भी समय आ गया है दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पर भी समय निकालना पड़ेगा। तो कुल दोस्तों बचा क्या है दोस्तों, कौन सा समीकरण लगाएंगे, लास्ट वाला समीकरण u v बराबर v का वर्ग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, ये समीकरण लगाएंगे तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं है और हमारे पास समय भी नहीं है दिया हुआ है कार रखने के लिए। तो यही तीसरा समीकरण लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, गति के तीसरे समीकरण से भाई जो हमारा v स्क्वायर है बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as हमें दिया हुआ है, a हम यहाँ पर निकालेंगे। v हमारा क्या है 0 है तो टोटल ये 0 हो जाएगा। u स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस का 2 इंटू का ए हमें निकालना है, और हमारा जो दूरी है 3/5 है ये हमने रख दिया। इसको सॉल्व करते चलिए भाई, ए पर 90 को हमें ये निकालना है तो इस सभी चीज को हम क्या करते हैं, इधर पचांतर कर देते हैं। तो 90 का मल्टीप्लाई 90 में पहले करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा। इस 3600 को इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 3600 हो जाएगा, बराबर का दोस्तों यहाँ 3 दूनी 6 a/5 होगा। ओके, यहाँ से हम a निकाल लेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5, वहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, माइनस का 3600 गुणे 5, और बटे में हमारी ये जो 6 है ये बटे में आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन है थोड़ा तो इसको
पट्टे में आ जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो 3600 से ये हमारा 6 बार में 36 जाएगा और ये 2 जीरो हम यहाँ पर लिख देते हैं और माइनस का तो माइनस का, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ए का मान आ जाएगा। तो ए बराबर क्या आया आपका, जी हाँ दोस्तों 3000 आया, 3000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया आपका त्वरण। ये माइनस में आपको पता है माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो त्वरण आपका निकल कर आ गया। तो यहाँ से आप एफ निकाल सकते हैं। बल आपका क्या निकल कर आ जाएगा, द्रव्यमान आपको पता है द्रव्यमान कितना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है हमने 0.04 है। ओके, तो यहाँ पर 0.04 है, मल्टीप्लाई बाई त्वरण कितना है 3000 है भाई, माइनस हटा देंगे क्योंकि त्वरण दोस्तों यहाँ पर प्लस में ही रखेंगे, 3000 रख दे क्योंकि भाई बल तो कभी माइनस में आएगी नहीं ना। वैसे अगर माइनस यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस का मतलब यही है कि विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर गोली इस पे नहीं लगा रही है, इस गोली पर ये चीज लगा रहा है। माइनस का मतलब ये है कि ये गुटका गोली पर बल लगा रहा है, अवरोध कर रहा है, ये अवरोधी बल का माइनस का मतलब यही होगा। तो यहाँ पर माइनस लगाए या नहीं लगाए आपका आंसर वही आएगा, सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, जी हाँ आपका दोस्तों 120 न्यूटन का बल आपका निकल कर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, अवरोधी बल होगा, या कह लो एक तरह से औसत अवरोधी बल होगा। तो ये हो गया दोस्तों इस न्यूमेरिकल का आंसर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गति के तीसरे नियम से भी संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स थे वो हमने आपको करा दिए और बाकी आवेग से संबंधित भी हमने आपको कराया न्यूमेरिकल्स। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था दोस्तों इस चैप्टर का, पार्ट नंबर 2 भी जल्दी आएगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर करते इस वीडियो को एंड, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, इसी से हमें मिलता है आपसे मोटिवेशन। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करिए, जिससे वीडियोस आए तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिले और आप उस वीडियो का फायदा उठाओ। और अगर आपने इस वीडियो को दोस्तों को शेयर नहीं किया है, आप वीडियो को जल्दी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी वीडियो का फायदा उठाए और कुछ सीखे नया। ओके, और अगर आपको डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई देंगे, आपका डाउट वहां पर क्लियर कर देंगे। या आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट एजुकेशन सर्च पर फॉलो कर वहां पर कोई पर्सनल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हो। ओके, तो आप कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो को एंड, अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।